हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट विंड्स, जिसे प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। ये विंड्स वो विंड्स होती हैं जो पूरे साल अपना डायरेक्शन कांस्टेंट रखती हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, चाहे कोई भी सीजन हो या सन की पोजीशन कहीं पे भी हो। तो आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन की हीटिंग। तो ये जो येलो लाइन है ये इक्वेटोरियल रीजन है और यहाँ पे सन की किरणें बहुत ज़्यादा सीधी डायरेक्शन में पड़ती हैं, यानी कि डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे हीटिंग भी ज़्यादा होती है। इस हीटिंग के कारण जो एयर है यहाँ पे वो हीट हो जाता है और वो बाहर की ओर मूव होने लगता है, यानी कि ऊपर की ओर उठने लगता है। इस ऊपर की ओर उठने के कारण ही आप देखेंगे कि जो ट्रोपोस्फियर है वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। तो इसी फोर्स के कारण जो ट्रोपोस्फियर इक्वेटोरियल रीजन पे है उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है पोलर रीजन के कंपेयर में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसमें मदद करता है। अगर आप देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा फोर्स है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर में एक्ट करता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल की पोजीशन कितनी दूर है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसीलिए इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है और पोल के पास जब हम जाएंगे जहाँ पे पार्टिकल की दूरी कम हो जाती है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हो जाता है। अब इस इक्वेटोरियल हीटिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हम देख सकते हैं कि इक्वेटर पे जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उठती हैं। इन हवाओं के ऊपर उठने के कारण यहाँ पे हवा की कमी होती है और जिसके कारण लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर रीजन को हम लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, जो पूरे इक्वेटर पे आपको देखने को मिलेगा। हवा की कमी के कारण जो आसपास की हवाएं होती हैं वो उसको फिल करने के लिए दोनों साइड से मूव होने लगती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो विंड बेल्ट्स हैं दोनों ही हेमिस्फीयर से, जो इस लो प्रेशर बेल्ट की ओर बढ़ रही हैं। अब जब ये हवाएं लो प्रेशर बेल्ट के पास आती हैं तो ये भी हीट होती हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट होती हैं, ये दोनों भी हीट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी हीट हो गई हैं। मोर ओवर इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप देखें तो नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स इनको राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करता है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो कोरियोलिस फोर्स इसको लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करता है। ये दोनों ही विंड जब ये लो प्रेशर बेल्ट पे पहुंचती हैं तो ये आगे नहीं बढ़ पाती और यहाँ पे हीटिंग के कारण ये दोनों भी ऊपर उठने लगती हैं। जब ये ऊपर उठती हैं तो इनका तापमान भी थोड़ा कम होता है। जब ये ट्रोपोस्फियर के हाइट पे पहुंच जाती हैं तो उसके बाद ये दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है और दूसरी पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ती है। अब जब ये विंड करंट्स आगे बढ़ती हैं तो इनका तापमान और कम होने लगता है, ये और ठंडे होने लगते हैं। और हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज ठंडा होता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने के कारण ये जो विंड करंट है ये बहुत हैवी हो जाता है। करीब 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में ही ये हवाएं पहुंच के इतनी ठंडी हो जाती हैं कि ये फिर आगे नहीं बढ़ सकती। ये इतनी हैवी हो जाती हैं कि ये डिसेंड होने लगती हैं और यहीं पे ये वापस जमीन की ओर आ जाती हैं। कोरियोलिस फोर्स भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स रहता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इन विंड करंट्स को और आगे नहीं जाने देता। तो ये विंड करंट जितना आगे बढ़ती हैं कोरियोलिस फोर्स उतना बढ़ते जाता है और यहाँ पे आते आते कोरियोलिस फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है ये विंड करंट्स और आगे नहीं जा पाती हैं। इसलिए यहाँ पे डिसेंड होकर वापस इस एयर में मिल जाती हैं और ये एयर सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर हम देखें तो हमें पूरे अर्थ पे इस तरह का विंड सर्कुलेशन पैटर्न दिखेगा। इस विंड सर्कुलेशन पैटर्न को हम हेडली सेल कहते हैं और ये इक्वेटर से स्टार्ट होता है लगभग और 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड तक हमें दोनों ही हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ये जो रीजन है जहां पे दोनों ही हेमिस्फीयर से हवाएं मिलती हैं इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही हेमिस्फीयर की हवाएं कन्वर्ज होती हैं। ये रीजन करीब 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक होता है। क्योंकि इस रीजन में हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं इसीलिए सरफेस पे हवाएं बहुत ही स्लो होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे सरफेस विंड्स 0 के बराबर होती है और इसीलिए इस रीजन को डोल्ड्रम्स कहा जाता है। क्योंकि पुराने ज़माने में जो जहाज थे उनको यहाँ पे जहाज चलाने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होता था, क्योंकि कोई भी सरफेस विंड्स नहीं होती थी। अगर हम इसका इफेक्ट क्लाइमेट पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एयर करंट से ऊपर उठ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इस रीजन पे।
लेकिन यहाँ पे जब ये हवाएं डिसेंड हो रही हैं, जब नीचे की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पे एडियाबैटिक हीटिंग होता है इस एयर का, और इसके कारण ये बारिश बिल्कुल नहीं देती। इसीलिए आप देखेंगे कि इस रीजन में बहुत ही कम क्लाउड्स हैं, और जो क्लाउड्स आपको दिख भी रहे हैं वो बेसिकली ओशंस के कारण दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लैंड के ऊपर बहुत ही कम क्लाउड्स होते हैं इस रीजन में, और क्योंकि ये यहाँ पे डिसेंड हो रही है तो यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। ये हेडली सेल है हमारे स्पेरिकल अर्थ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे स्पेरिकल अर्थ पे हेडली सेल कैसा दिखेगा आपको। ये इक्वेटर है, यहाँ से ये हेडली सेल या हवाएं ऊपर जाती हैं, आगे बढ़ के वापस नीचे आती हैं, और फिर ये सर्कुलेशन कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहता है। अब हम देखते हैं पोलर सेल। तो हमने पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा था, उसका प्रोफाइल देखा था, और उसमें हमने देखा था कि पोलर रीजन के ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है इस रोटेशन एक्सिस के, यानी कि जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। तो जो भी हवाएं यहाँ पे होंगी इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो इस पोल से दूर जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हवा यहाँ डिसेंड होती है वो इस पोल से दूर खींची जाती है। अब यहाँ पे हवा डिसेंड क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और ठंडी में हम जानते हैं कि हवा जो होती है उसका घनत्व बढ़ जाता है, और इसी घनत्व बढ़ने के कारण उसका वेट बढ़ जाता है, और हवा जो होती है वो ऊपर से नीचे आ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये हवाएं जब बाहर की ओर जाती हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एरिया है वो सारी हवाओं के लिए बहुत थोड़ा है, लेकिन जब ये ऐसे आगे जाती हैं तो इनके लिए जो एरिया अवेलेबल होता है वो बढ़ते जाता है, और इस एरिया के बढ़ने के कारण जो प्रेशर है वो कम होता है, और इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। मोर ओवर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी एक्ट करता है, जो इस हवा को राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है, और जब ये यहाँ 60 डिग्री तक पहुँचती हैं तो इतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स हो जाता है कि ये हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, इसलिए हवाएं यहाँ पे ऊपर की ओर उठ जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे ही पोलर रीजन में हमें इस तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हवाएं डिसेंड हो रही हैं छोटे से एरिया में, और यही हवा जब फैल के बाहर जा रही है तो ये इतना बड़ा एरिया कवर कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ एरिया इतने कम जगह में है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, और यही सेम अमाउंट ऑफ हवा बाद में ऐसे फैल के इतने बड़े एरिया में फैल जाती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए हमें इसके आउटर रिम पे आपको पोलर लो प्रेशर रीजन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि पोलर सेल जो है वो दोनों ही पोल्स पे हमें देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं फेरल सेल। फेरल सेल जो है ये बेसिकली हेडली सेल और पोलर सेल के कारण ही जनरेट होता है। ये पूरी तरह से डायनामिकली जनरेटेड सेल है। तो यहाँ पे हमने देखा था हेडली सेल जो इक्वेटर पे हीटिंग के कारण जहाँ हवाएं उठती हैं और फिर ये हवाएं ऊपर जाके वापस हायर लैटिट्यूड्स में जाती हैं और फिर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के कारण डिसेंड होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाई प्रेशर रीजन है या हाई प्रेशर बेल्ट है, ये इसलिए है क्योंकि हवाएं यहाँ पे डिसेंड हो रही हैं, और डिसेंड होने का सबसे बड़ा कारण होता है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स तभी पैदा होती है जब हमारा अर्थ रोटेट करता है। तो अगर हमारा अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये टेम्परेचर के कारण नहीं बल्कि हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण ये प्रेशर बेल्ट जनरेट होती है। सिमिलरली अगर हम पोलर सेल देखें तो यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है, लेकिन जब ये हवाएं आगे जाती हैं तो वापस इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है जो इनको आगे नहीं बढ़ने देता, और इसके कारण ये हवाएं यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती हैं। ये जो प्रेशर रीजन है थर्मल रीजन के कारण यहाँ पे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है। तो आज अगर अर्थ मूव करना बंद कर दे तो हम देखेंगे कि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये हाई प्रेशर बेल्ट और ये लो प्रेशर बेल्ट दोनों ही डायनामिकली जनरेटेड हैं। ये दोनों अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी, हवा डायरेक्ट इक्वेटर से हमारे पोल तक जाएगी। ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर रीजन जो है ये थर्मल इंड्यूस्ड है, यानी टेम्परेचर के कारण पैदा होता है। अब अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है। तो ये जो डिसेंडिंग हवा है, जो हवा नीचे आ रही है यहाँ पे, उसका एक ब्रांच इस हाई प्रेशर रीजन से इस लो प्रेशर रीजन की ओर आता है। इस लो प्रेशर रीजन पे आने के बाद क्योंकि कोरियोलिस फोर्स होता है तो और आगे नहीं बढ़ पाता,
और इस हवा के ड्रैगिंग इफेक्ट के कारण ये भी ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये हवाएं भी ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हवा नीचे जा रही है तो यहाँ पे हवा की कमी हो रही है और यहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन बना हुआ है, इसीलिए ये हवा जो ऊपर उठ रही है ये इस जगह पे हवा की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से हवा इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस सेल की जो हवाएं हैं वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रही हैं और फिर वापस वो यहाँ पे डिसेंड करेंगे, यानी कि ज़मीन पे आएंगी और फिर से ये सर्कुलेशन पूरा होगा। तो इस तरह से हमारा फेरल सेल चलता है। अब हम देखेंगे कि जहाँ पे हेडली सेल और फेरल सेल का इंटरसेक्शन है वहाँ पे हमें एक ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है। ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कैसे बनता है ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली फेरल सेल और पोलर सेल के इंटरसेक्शन पे आपको पोलर जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है। अब अगर हम ये सारे के सारे जो सेल्स हैं उनको एक साथ देखें तो हम देख सकते हैं कि ये सेल्स दोनों ही हेमिस्फीयर में होते हैं और काफ़ी सिमेट्रिक होते हैं। यहाँ पे आपको हेडली सेल देखने को मिल रहा है दोनों हेमिस्फीयर में, यहाँ पे फेरल सेल है, यहाँ पे ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, फिर ये आपका पोलर जेट स्ट्रीम है, ये आपका पोलर लो प्रेशर रीजन है, ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन है जो कि ब्लू कलर में है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही हेमिस्फीयर में ये सारे सेल्स, सारे प्रेशर बेल्ट्स और सारे जेट स्ट्रीम्स होते हैं। ये आपका साइड व्यू है जहां पे हम तीनों ही सेल को एक साथ फ्लो होता हुआ देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हेडली सेल कैसे इक्वेटर से 30 to 40 डिग्री तक आता है, कैसे पोलर सेल 90 डिग्री से 60 to 70 डिग्री तक आता है, और ये दोनों ही हेमिस्फीयर में सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम हमारे विंड सेल्स का एक स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, यानी कि हमारे अर्थ पे ये कैसे फ्लो होती हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडली सेल देखने को मिलेगा जो कि लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट को मूव होता है। यहाँ पे फेरल सेल है जो इस हाई प्रेशर बेल्ट से इस लो प्रेशर बेल्ट की ओर आता है, और सबसे ऊपर पोलर सेल है जो पोल से इस लो प्रेशर बेल्ट तक रहता है। पोलर सेल और फेरल सेल के इंटरसेक्शन पे हमें पोलर जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगा, और हेडली सेल और फेरल सेल के इंटरसेक्शन पे हमें ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।